जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सैटरडे के दिन ईरान पर अटैक कर दिया। इस अटैक को इजराइल ने ऑपरेशन रॉरिंग लायन और यूएस ने इपिक फ्यूरी के नाम से स्टार्ट किया, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई हिस्सों में जमकर स्ट्राइक्स किए और इन्हीं हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनी के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। वहाँ की स्टेट मीडिया ने खुद ये कबूल किया है कि इस हमले में वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनी की मौत हो चुकी है। इस हमले के काउंटर अटैक में ईरान ने भी इजराइल में कई जगह बॉम्बिंग की और मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भी मिसाइल से अटैक किए, जैसे कि दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, इसमें और भी गल्फ की कंट्रीज शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एक साल के ड्यूरेशन में ईरान पर दो बड़े हमले हुए तो हुए क्यों, और क्यों अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि ईरान में रेजिम चेंज हो। ये सब बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. इस मैटर को सही से समझने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। जब ईरान को एज अ कंट्री बनाया गया तब वहाँ पर मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी। उस टाइम ईरान और इजराइल के रिश्ते काफी ठीक थे। ईरान काफी सारे ट्रेड डील करता था इजराइल से, वहीं पे ईरान के रिश्ते उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज से भी काफी अच्छे थे, इंक्लूडिंग यूएसए। बट 1979 में हुए ईरानियन रिवोल्यूशन ने सब कुछ बदल के रख दिया। The imposition of Islamic law here has started with an order to women to cover their heads in government offices. इस रिवोल्यूशन के एग्जैक्ट कुछ टाइम बाद अयतोल्ला रूहोल्लाह खामेनी को वहां पर सुप्रीम लीडर बना दिया गया। रूहोल्लाह खामेनी चाहता था कि ईरान कंप्लीट शिया इस्लामिक कंट्री बन जाए, जहां ईरानियन रिवोल्यूशन से पहले ईरान कुछ ऐसा दिखता था, बट ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद वहां की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि रूहोल्लाह खामेनी वेस्टर्न कल्चर और इजराइल को 1% भी पसंद नहीं करता था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में टेंशन बनती आ रही है। ईरान ने ज्यादातर हमले इजराइल पर अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू ही किए, जिसमें हिजबुल्लाह इन लेबनान, हुतीज इन यमन और हमास शामिल है। ईरान की हेल्प फलस्तीन ने भी काफी बार की है इजराइल के खिलाफ। असल में सबसे ज्यादा जो बात इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को खल रही है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1968 में पल्लवी की गवर्नमेंट में ईरान ने एक नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की, जिसके तहत ईरान कभी भी फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। बट आफ्टर द ईरानियन रिवोल्यूशन सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया गया। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया से छुपे हुए था अंटिल 2002, जब नटान्स और अराक जैसी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट्स पूरी दुनिया के सामने आई। तब तो ईरान ने कहा था कि हम इनरिचमेंट रोक देंगे, बट फिर 2009 में यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा ने ये बताया कि ईरान ने एक और नए न्यूक्लियर साइट बना लिए हैं, वो भी माउंटेन्स के नीचे। कुछ टाइम बाद 2010 में एक डिजिटल वायरस कॉल्ड स्टक्सनेट ने ईरान के अंदर मौजूद नटान्स नाम की न्यूक्लियर साइट पर 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज को डिस्ट्रॉय किया और 14 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट को भी इन्फेक्ट किया। इस वायरस को किसने भेजा ये आज तक कंफर्म नहीं हो पाया है। आई मीन किसी ने भी ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, बट कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ भी हो सकता है, जो कि एक सीक्रेट फोर्स है इजराइल की। फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में ईरान और कुल 5 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया, JCPOA, मतलब द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके हिसाब से ईरान 3.67 से ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट और 300 किलो से ज्यादा स्टॉक पाइल नहीं कर सकता। बट 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर लिया। इसके बाद फिर से ईरान ने अपनी यूरेनियम की इनरिचमेंट बढ़ा दी। ईयर 2020 में अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से ईरान के एक सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन कासिम सुलेमानी को मरवा दिया। इससे ईरान का गुस्सा और बढ़ गया एंड उसने इनरिचमेंट की स्पीड और तेज कर दी। जहां ईरान को 3.67% की लिमिट थी, 90% चाहिए होता है किसी भी न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए, एंड राइट नाउ ईरान का यूरेनियम रिचमेंट अराउंड 60% विद फुल प्योरिटी है। अब हमने समझा ईरान की न्यूक्लियर पावर के टाइमलाइन को। इससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ईरान अगर एक न्यूक्लियर पावर बन गया
गया तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इजराइल को तो होगा ही, पर ये थ्रेट सीधा अमेरिका को भी होगा। इसलिए वॉर होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि दे बोथ कंट्रीज डिड नॉट वांट कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। अभी रिसेंटली एक साल की टाइमलाइन में ये दूसरा अटैक है जो कि ईरान पर किया गया। जून 2025 में जो 12 दिनों की वॉर चली थी ईरान और इसराइल के बीच में, जहां इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की, जिसमें वहां के टॉप जनरल्स, पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक मारे गए। इसके रिटेलिएट में ईरान ने भी उस टाइम काफी स्ट्राइक्स की है इसराइल पे। 22 जून के दिन यूएसए ने बीच में टांग अड़ाई और 3 बॉम्ब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर गिरा दिए। इसके बाद तो यूएस के प्रेशर में दोनों देशों ने सीज फायर कर दिया, बट अभी फिर 28 फरवरी शनिवार के दिन यूएसए और इसराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या रॉरिंग लायन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने ईरान में स्ट्राइक किए। मेन इनके स्ट्राइक्स ईरान की कैपिटल तेहरान में हुए, नियर द ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामिनी। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन स्ट्राइक्स में सुप्रीम लीडर की फैमिली मेंबर जैसे कि डॉटर, सन इन लॉ और भी काफी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ खुद आयतोल्लाह अली खामिनी की भी मौत हो गई। इनके अलावा वहाँ के टॉप ईरानियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्टर जो कि क्लोज एडवाइजर थे खामिनी के, वो भी मारे गए। इसके अलावा भी ईरान में कई और मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स हुए जैसे कि करमनशाह, कौम, इस्फहान, तबरीज एंड करास एंड ईरानियन नेवल फैसिलिटी इन केनार्क इन साउथ ऑफ द कंट्री। बट द थिंग हिट मी फ्रॉम द डीप, इसकी एक ईरान के मिनाब नाम के एरिया में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पे भी 3 मिसाइलें गिरी, जिसमें अराउंड 80 से ज्यादा बच्चे मारे गए एंड काफी सारे घायल भी हुए। ईरान की मीडिया ने ये बात कही है कि अराउंड 201 लोग मारे गए हैं एंड 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। इसके काउंटर अटैक में ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स की है इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, जहाँ की वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा सर्फ होने लगी थी, जहाँ दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन और भी गल्फ की कंट्रीज पर मिसाइलें गिरी, जिसके बाद सऊदी और यूएई ने भी कहा है कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग कर देंगे। बट स्टिल द मेन क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर दिस वॉर। इसके कुल 5 रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, एलिमिनेट द इमिनिएंट थ्रेट, रिस्पॉन्ड टू ईयर ऑफ टेंशन एंड प्रॉक्सी अटैक्स, प्रीमिटिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड रेजिम चेंज। ट्रम्प काफी टाइम से चाहता है कि ईरान में खामिनी का रेजिम ही हट जाए, जिसके लिए प्रोटेस्ट ऑलरेडी ईरान में हो रहे हैं। ट्रम्प ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें वो कह रहा था कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो उन्हें माफ कर देंगे, बट अगर नहीं किया तो उससे काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. अब इन सबसे जो इंडिया को अफेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक चौक पॉइंट है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच, इसका मेनली कंट्रोल ईरान के पास है। ये चौक पॉइंट वर्ल्ड में ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इससे हर दिन वर्ल्ड का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये बंद हो गया तो ऑयल के रेट एकदम से बढ़ जाएंगे, जिससे रुपीस की कीमत डॉलर के आगे और भी कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, जिस हिसाब से ये देश लड़ रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू कर दे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव।